नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। हरियाणा में चुनाव का प्रचार बिल्कुल चरम पर है। ताबड़तोड़ रैलियां नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी आज हरियाणा में उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। वो न्यू आज़ादपुर मंडी भी गए। ये असंग विधानसभा क्षेत्र में है, जहां कुछ दिनों पहले वो गए थे और उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन जो वहाँ के पोर्टर हैं, पल्लेदार हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं, उनसे वो मिले थे और आज वहाँ उनकी रैली थी। इसी तरीके से दूसरी रैली भी उन्होंने इसी तरीके के इलाके में मंडी में ही की। तो राहुल गांधी किस तरीके से, और मंडी में रैली करने का जो मकसद था उनका किसानों को कनेक्ट करना था, चाहे वो सब्जी के किसान हों, चाहे जो गेहूँ धान के किसान हों, जो अन्य फसलें हैं उनके किसान हों, रबी और खरीफ की। तो इसके जरिए वो बताने और जताने की कोशिश राहुल गांधी ने की कि जो सरकार है वो आपको आपके जो उत्पाद है उसका मूल्य नहीं देना चाहती। समर्थन मूल्य पर बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, पहलवानों की बात की राहुल गांधी ने। तो और मुद्दा बेरोजगारी का भी बहुत चर्चा में है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो बेरोजगारी के मुद्दे पर एक तरीके से उन्होंने कहा था कि अमेरिका में हम जब गए थे तो वहाँ मुद्दा उठा था, और उसके बाद एक रेट भी जारी किया। 2014 से पहले जो पलायन का रेट था वो बहुत कम था, लेकिन अब 23 आते आते ये 60 गुना बढ़ गया है। तो इस लोग बेरोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं, प्रवासी बन रहे हैं, दूसरे राष्ट्रों में जाके प्रवासी भारतीय बनने पर मजबूर हैं। इस तरह की बातें की हैं राहुल गांधी ने। नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों पर रैलियाँ किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो टंटा था अंदर का, शैलजा और हुड्डा के बीच का, और पिस रहे थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान। तो राहुल गांधी ने आज दोनों नेताओं को एक साथ, राहुल गांधी के मंच पर दोनों नेता थे, कुमारी शैलजा भी थी, हुड्डा भी थे, उदय भान का होना स्वाभाविक ही है। तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की रैली के बाद से ये टंटा, जो कांग्रेस का अंदरूनी जो बवाल है, विवाद है, झंझट है, वो खत्म हो गया। कई जगह हुड्डा की तस्वीरें गायब हो गई, कांग्रेस के प्रचार सामग्री से शैलजा की तस्वीरें हैं। और इसी तरीके से अगर देखें बीजेपी खेमे में, तो मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर भी गायब है। और इस तस्वीरें गायब होने को लेकर भी हरियाणा में पॉलिटिक्स है, क्योंकि 2 बार गैर जाट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल के रूप में रहा, और अब सैनी चीफ मिनिस्टर हैं। ये कहा जा रहा है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सारे बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो रिमोट है, रिमोट जैसे मेरे पास ये रिमोट है, इस तरह का रिमोट मनोहर लाल खट्टर के पास ही है, और वो भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से रिमोट से ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं, चाहे टिकट हो, चाहे चुनाव अभियान हो। लेकिन मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर क्यों गायब हुई, ये बड़ा सवाल है, और इसको लेकर बहुत बवाल भी चल रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार हरियाणा पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पस्त हो गई। वो कल गए थे, आज राहुल गांधी गए। मतलब एक के बाद दोनों नेता लगातार कह रहे हैं। और राहुल गांधी तो आज कह दिया कि हरियाणा में क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जो गरीब हैं उनको 100 गज का मकान और 3.5 लाख रुपया भी देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, उनको भी जो उनका जो घोषणा पत्र में उन्होंने की है वो सब सारी चीज़ें, महिलाओं को भी बहुत सारी सहूलियतें कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। तो इन सब मुद्दों के बीच सवाल ये उठता कि भाई फ्री ब्रिज की बात तो सब करता है कांग्रेस, रेवड़ी बांटती है। केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मुझे बीच में क्यों लटका के रखा है आपने, हरियाणा में हमें सरकार क्यों नहीं दी, पंजाब में दे दी, दिल्ली में दे दी, बीच में हरियाणा पड़ता तो यहाँ क्यों लटका दिया, अपने बेटे को यहाँ भी मौका दो सेवा करने का, हम अच्छी सेवा करेंगे कांग्रेस और बीजेपी से। तो केजरीवाल क्या कोई त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज मंथन में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का तीसरा चरण बचा है। दूसरे चरण का चुनाव था, वहाँ वोट पड़े हैं। लेकिन तीसरे चरण में क्या होगा, 2 चरणों में क्या रोजगार मुद्दा बना, और हरियाणा में क्या रोजगार, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान निकल कर आया था कि 26% लोगों ने माना था कि बेरोजगारी हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज मंथन में यही बड़ा सवाल हम करेंगे कि क्या हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, क्या चुनावों में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनेगा क्या।
अब हरियाणा को लेकर जिस तरीके से उठापटक मची हुई है, बड़े नेता क्या किस तरीके से इस चुनावी रणभेरी को, रण क्षेत्र को किस तरीके से ये साध रहे हैं, किस तरीके से वो कर रहे हैं। आज फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड जम्मू कश्मीर में वो थे, उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। इसी तरीके से अन्य नेता जो हैं लगातार, केजरीवाल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये अपने अपने तरीके से चुनाव को एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। हमारे ये नौकरी हम पक्की इसलिए कर रहे हैं कि 65% वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में है। वो वैकेंसी हम भरेंगे। उसके अलावा जहां जहां खाली वैकेंसीज होते हैं वो भी हम भर के दिखाएंगे। और बेरोजगारी यहां इतनी है, 35% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। क्यों इधर ध्यान उनका नहीं भटका? आज जो बात पर बोल रहे थे, आपको तो काफी समय था। आपने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने पावर्स दिए हैं, शायद वो इतने पावर जमा कर इकट्ठा करके उनके हाथ में दिए हैं। फिर आप ये 1 महीने में कर सकते थे सारी चीजें, आपने नहीं किया। और हम ये जरूर करके दिखाएंगे। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए हैं। मैं जब उस घर से निकला, मैं सोच रहा था कि अगर इनकी ये हालत है तो इनके बच्चों की क्या हालत है। आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे में कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को, 52 मिलियन लोगों को हमने गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए। और हम भारतीय नहीं, जो पूरे साउथ एशिया के देश हैं, उनको भी हम ये बताना
चाहते हैं, जताना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन चौंकाने वाली बात, रोजगार को लेकर हल्ला मचा है, विपक्ष हल्ला मचा रहा है, सरकार कह रही कि बहुत सारे रोजगार दिए हैं, लेकिन जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का जो सर्वे हुआ है उसमें कहीं बेरोजगारी कम तो कहीं ना के बराबर बताई जा रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश में ना के बराबर बेरोजगारी दर है, ये इस सर्वे के मुताबिक। तो वहीं हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ बेरोजगारी की दरों में कहीं ना कहीं कमी दिखी गई है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, और अगर ये आंकड़ों में सब कुछ ठीक है तो धरातल की स्थिति कुछ और है, क्योंकि जो सर्वे हैं वो कुछ कह रहे हैं, धरातल की स्थिति कुछ कह रही है। चुनाव में नेता कुछ कह रहे हैं, मोदी जी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम इसको कर रहे हैं। खड़गे जी जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि 65% बेरोजगारी वहाँ पे है, 65% लोग बेरोजगार हैं वहाँ पे। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई आप अगर गरीब हैं तो आपको ना बैंक लोन देगी, ना आपको कहीं जॉब मिलेगा, ना कहीं कुछ मिलेगा। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। और इन्हीं सब के बीच आज मंथन में ये बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी मुद्दा है क्या, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। शिवचरण शाह कांग्रेस के नेता हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ संजीव लूथरा एजुकेशनिस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं। संजीव लूथरा जी चूँकि लगातार उनकी 3 पीढ़ियाँ जम्मू में रहकर एक पीढ़ी वहाँ तैयार उन्होंने की है, शिक्षा की रोशनी फैलाई है। और किसी भी रोज़गार के लिए शिक्षा बड़ी ज़रूरी है, शिक्षा की व्यवस्था बड़ी ज़रूरी है। तो आज हमने इसीलिए संजीव लूथरा को भी आमंत्रित किया है एजुकेशनिस्ट के तौर पर। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सारी बेरोज़गारी की बात हो रही है, लेकिन आज हमारा जो फोकस विषय है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या बेरोज़गारी चुनावी मुद्दा बनता है। क्या शिवचरण शाह कांग्रेस के नेता हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए हैं। शिवचरण जी, मैं सीधे आपकी तरफ रुख करूंगा। अभी आज आपके यहाँ कश्मीर में योगी आदित्यनाथ ने वहाँ रैली की, वो बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस जातिवाद के लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस समस्या है, बीजेपी समाधान है। जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, विभाजन, वो कह रहे हैं कि आप लोग, आपकी पार्टी यही करते रहे हैं 70 सालों से, विभाजन करते रहे, जातिवाद करते हैं, लोगों को भड़काते रहे, आतंकवाद के साथ खड़े रहे, और आप समस्या हैं और बीजेपी समाधान। रोजगार की बात सत्ताधारी दल की तरफ से कोई कर नहीं रहा है, विपक्ष ने क्या ये इस मुद्दे को वहाँ स्टैब्लिश किया है, या ये मुद्दा ही नहीं है जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी। शिवचरण शाह, एक अफसोस, सबसे देश के लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात है जो सो कॉल्ड हिंदुता पार्टी है, जो खुद को हिंदुता बोल रहे हैं, उनने देश को बर्बाद करके रखा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा। अब खुद देखिए, 2019 से पहले हमारा स्टेटहुड अपना था, वो ना हमें किसी में भीख में मिला था, ना वो किसी की मेहरबानी थी, वो हमारा हक था। तो जब वो स्टेटहुड हटाया गया, आज ये लोग हमें उल्टा ब्लैकमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं आप हमें पावर में लाओ, हम मुझे आपको स्टेटहुड देंगे। ये ऐसा पागल बना रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को नहीं, पूरे देश को। या हमारी प्रॉपर्टी हमें ही बेच रहे हैं, नहीं जी आप वोट दो तो हम आपकी प्रॉपर्टी वापस करते हैं, ये इनकी मेंटालिटी। और दूसरी बात, अगर आपके पास डेटा है कुछ ऐसा 2014 के बाद कोई नई इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो गई है और जो वैकेंसीज फुल हो गई, अगर आपके पास डेटा है तो प्लीज मुझे दिखाइए। मैं भी देखता है कौन लोग यहाँ नौकरी पे, जॉब पे लग गया उनकी, और नई डेवलपमेंट कहाँ हो गई है, मैं भी देख लेता हूँ। मैं तो कोई देखा ही नहीं अभी। अब जो आप ये नितिन गडकरी जी बात करते हैं डेवलपमेंट वाली, वो टनल्स जो बनी है सोनमर्ग में जो लद्दाख कनेक्ट करती है, वो तो कांग्रेस के टाइम में कैबिनेट अप्रूवल होता पार्लियामेंट में, और वही आगे चला रहे नैरेटिव। नहीं जी मोदी जी ने, वो तो मोदी जी नहीं, वो तो मनमोहन जी ने किया था, वो मोदी जी ने कुछ नहीं किया था। उसके फंड्स भी तभी वो हो गया था पूरा, डीपीआर वगैरह वो 2014 में बना था। अब ये पागल बना रहे। अब पहला सवाल तो यहीं पे उठता है ना, इतनी बेरोजगारी क्यों हो गई यहाँ? लोग मतलब ये दिल से, मैं अफसोस की बात, दिल से मुझे दुख भी है, खासकर अपने लोगों का, जम्मू कश्मीर के यूथ का। वो क्रिकेट की ओर ज्यादा जा रहे हैं मेजॉरिटी लोग। उनको प्लेग्राउंड में नहीं, उनको ऑफिस में होना चाहिए था, बैग लेके अपना जॉब करते हुए। अब ऑफिस अगर देखेंगे वो बाहर के लोग जॉब करते हैं। रिजर्वेशन की आप बात देख लीजिए, ओपन, मतलब ये
तो अभी पागल, मैं इनको बोलूंगा इनको बीमारी है। 20% है ओपन मेरिट का, जर्नल का। अब देख लीजिए, अब चेक कर दीजिए, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। और जो एसटी वगैरह है उनको हमसे ज्यादा रिजर्वेशन है ओपन वालों को। और जो हिंदू पंडित है, क्योंकि यहाँ जो हिंदू आते हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, सिख वगैरह, उनको ज्यादा रिजर्वेशन दिए। बीइंग ये फैक्चुअल है, प्रैक्टिकल है, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है ये, मतलब इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो तब भी हमारा अपोजिट, ये मुझे इनका मतलब ये एक और मैं बात बताऊंगा आपको। आपको पता है कांग्रेस के टाइम में प्रोटेस्ट हुआ करते थे, मतलब इसमें तो कोई तो प्रोटेस्ट होते थे जब इंसान को दिल में किसी चीज की मोहब्बत होती है, प्यार होता है, या वो उसके साथ रहना चाहता है, तब कंप्लेंट होती है, तब प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट मींस कंप्लेंट। आज के टाइम पे प्रोटेस्ट कहीं पे होता ही नहीं है, ठीक है। इन केस अगर गलती से कोई अपनी पावर बिल के लिए प्रोटेस्ट करे, ठीक है, उसी टाइम उसका एफआईआर लगता है और 3-4 दिन वो सेंट्रल जेल में होता है, उसको बेल नहीं मिलती है। हमारा पावर अपना है, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट अपने, हमारा पावर हमें ही भेज रहे हैं। ये मूवीज में तो कॉमेडीज मूवीज वो पागलपन आता है ना शो, ये हमें पागलपन शो कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो शिवटेन साहब वो कहते हैं कि जिसे आप प्रोटेस्ट कहते हैं, वो कहते हैं पत्थरबाजी, आतंकवादियों के समर्थन में पत्थरबाजी वो कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने काबू पा लिया इस पर। कांग्रेस पार्टी नहीं कांग्रेस पार्टी नहीं काबू कर पाई। और जिस स्टेटहुड की बात, वापस की बात करते हैं, वो ब्लैकमेलिंग तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमें पावर में लाओ और हम आपको स्टेटहुड वापस कर देंगे। कांग्रेस भी वही काम कर रही। बताओ ना, वो तो बीजेपी ने उठाया ना। बीजेपी को अभी अगर इन पे दम है ना, ये बोलने चाहिए हम स्टेटहुड वापस नहीं देंगे। नहीं, यूटी में स्टेटहुड ठीक है, को ये क्यों चुनाव बोलते हैं? में तो कांग्रेस लेकर आई शिवटेन साहब। कांग्रेस क्या लेके आई? कांग्रेस बोल रही है स्टेटहुड देंगे, बीजेपी के उठा के कह रही है हम वापस स्टेटहुड देंगे। ये तो पागलपन है ना। अगर बीजेपी को कुछ फायदा होता देश से, अच्छा मुझे आप एक बात बताए, 370 हट गया, लेकिन मैं एज एन एडवोकेट मैं कानूनी तौर बोलता हूँ वो नहीं हटा है, ठीक है। तो इनके लिहाज से, इनके मौकूफ से सोचते हैं हम वो हट गया। बट आप मुझे बताए चेंज क्या हो गया जम्मू कश्मीर में? मैं बीजेपी वालों से पूछा, मुझे एक चेंज दिखाओ ना। एनकाउंटर्स होते हैं, इवन जो आज के एनकाउंटर्स टेररिज्म है वो बढ़ गया है, वो इनको घुस गया है वहीं पे, पठानकोट के आगे आगे जा रहा है वो, कठवा सांबा जम्मू। पहले तो नहीं था कि जो जम्मू से हमारे यहाँ भाई बैठे उनको तो बताओ, 2019 या जो भी पहले था वहां तो जम्मू का नाम ही नहीं था टेररिज्म में। आज कैसे बीजेपी के टाइम में टेररिज्म बढ़ रहा है? ये शिफ्ट क्यों हो गया साउथ कश्मीर, राजौरी साइड, बॉर्डर साइड में? और आप ये समझ पूरी बात समझ लेना, बॉर्डर टेररिज्म इज अ वेरी डेंजरस टेररिज्म। एक बार ये स्टार्ट हुआ ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर करे। और ये बीजेपी के टाइम में हुआ। हमारे टाइम में एनकाउंटर्स होते थे, यहाँ कोई टेररिस्ट फंसा होता था, सी हो या कोई साउथ कश्मीर हो, वो एक महदूद था, एक प्लेस। आज तो आगे बढ़ गया ये तो नुकसान हो रहा है ना देश अच्छा, को। ये बताइए देखो, बेरोजगारी क्यों है शिवटेन साहब? बेरोजगारी की मूल वजह क्या है? हम आज चूंकि चर्चा बेरोजगारी पर कर रहे हैं, आतंकवाद की तरफ मैं बात करूंगा इस पर अगले अपने डिबेट में, लेकिन आज हम बेरोजगारी पर जरा केंद्रित रहना चाहते हैं। इसी एक ही बात, वो कुछ है ही नहीं इधर, कुछ नहीं है। 2019 क्या 2014 के बाद कुछ नया कुछ नहीं है। अब मुझे मैं वही बोलना, अब इनसे कहो नई इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मेरी कंसल्टेंसी का, गांधरबल का, वो 2014 में जहाँ स्टॉप हुआ था वो वहीं पे। अब ये आगे जो अब हमने छोटे कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ के एक एमएलए ने और जो एमएलसी थे उन्होंने किए थे, उनका बोर्ड चेंज करके अपना नाम डाल के गवर्नर साहब ने, वो तो गवर्नर साहब को तो पता भी नहीं इस इलाके का नाम क्या है, उस गाँव का नाम क्या है। और एक चीज मैं आपसे बता दूंगा, इस जो ये चापलूसी हम बोलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं निकलता है। ये फॉर टाइम बीइंग है, लोगों को बेवकूफ बनाना। देखो भाई, एक बात कहता हूँ, हम देश इनके साथ है एक ही चीज पे, टेररिज्म को खत्म करना। बट उसमें भी इन्होंने ड्रामाबाजी स्टार्ट की है। अब मुझे आप एक बात बताइए, इलेक्शन से पहले एनकाउंटर्स बहुत पीक पे हो गए, परसों वाले जो हमारे अभी चल रहे हैं, उससे पहले एनकाउंटर्स गायब थे। यहाँ से कहता है 300 फॉरेन और वो जितने भी टेररिस्ट एक्टिव है, यार फिर है कहाँ? खत्म करो ना टेररिज्म। पहले बोलते हैं टेररिज्म फ्री जम्मू कश्मीर 370 के बाद, आज देखो ना हालात क्या है। आज नहीं, आज सेंटेंस ऐड कर लेते हैं, अबाउट टू एंड। यार एक ही, कम से कम एक ही चीज अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो सच बताओ ना, ताकि एक आम आदमी, ताकि बाकी जो भी अपोजिशन को साइड में ही छोड़ो आप, एक आम आदमी जो भी इंटेलेक्चुअल, वो उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, मैं तो कहता हूँ अगर टेररिज्म, एक चीज मैं बताऊंगा, कोई टेररिज्म खत्म हो गया, कोई मैं मान के चलो, मैं सिक्योरिटी के या कोई भी हो, सिक्योरिटी के बगैर चलेगा, लेकिन टेररिज्म है, उसको गोली मार दी टेररिस्ट ने, वो तो फिर बीजेपी की सर है ना। ये पूरा फेक नैरेटिव ड्रामा है और कुछ नहीं है। मैं उनसे गुजारिश, मेहरबानी करके सच बोलो।
सच बोलोगे तो हम आपके साथ चलेंगे, झूठ बोलोगे तो आपको उतार के ही दम लेंगे, उतार के ना जमीन में गाड़ देंगे बीजेपी को। इतना इतना बहुत खफा है शिवचरण साहब बीजेपी से, खफा देखो, खफा बड़े बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जा रहा है। हम 30, कुछ लोग कहते हैं 20-25 साल पीछे गए हैं, बड़े अफसर कहते हैं पर्सनल बेचारे अपनी लेवल पे कहते हैं हम तो 50 साल पीछे गए हैं। इतना तो सच होता है ना। अब ठीक यहाँ है। के, मैं वो आपको इससे पहले भी एक बात कह रहा था, यहाँ के लड़के बेचारे सिर्फ स्पोर्ट क्रिकेट की ओर है, उनके पास कोई है ही नहीं ना कुछ। वो तो छोड़ो, आवाज तो दूर की बात है, उनको तो एक ही चीज आता है, जेल जाएंगे, बेल नहीं मिलेगी। बेल भी अब एक ख्वाब रह गया है। उनको अभी ऑफिस में होना चाहिए, काम जॉब करते हुए, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो प्राइवेट हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो है ही नहीं। ठीक बात है। फिर हम मैं फ्यूचर क्या संजीव है? लूथरा को लेता हूं, मैं रोक रहा हूं आपको शिवचरण साहब। संजीव लूथरा एजुकेशनिस्ट के रूप में, संजीव जी अभी कांग्रेस के नेता एडवोकेट भी हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, वो कह रहे हैं कि जिन युवाओं को ऑफिसों में काम करते होना चाहिए था, वो जेल में चले जाते हैं, बेल नहीं मिलती है, कम से कम उनको कुछ भी तो नौकरी दो। वो कह रहे हैं बदला क्या है। और एक और खतरनाक बात वो बता रहे हैं कि बॉर्डर टेररिज्म डेवलप हो रहा, जो ये अंदर घुस रहा पठानकोट जम्मू की तरफ आ रहा, ये भी बाधा है रोजगार में, व्यापार में, कारोबार में, डेवलपमेंट में। संजीव जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। संजीव जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बोलिए। संजीव जी अनम्यूट करिए। अब देखिए। हाँ बोलिए। हेलो। देखिए, ये जेएंडके में जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इट्स रियली ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आज जेएंडके हमारा भारत में 2 नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। पिछली सरकारें और अब की सरकारें जो हैं, ये सिर्फ ब्लेम गेम करती हैं, असली मुद्दों पे नहीं आती हैं। जो पब्लिक की सेवा करनी है या अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। इलेक्शन टाइम आएगी तो ये बड़े फ्रीबीज की बातें करेंगे और कई और गारंटीज की बातें करेंगे, लेकिन मुद्दों पे नौकरियां क्रिएट हो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हमारा यूथ जो है वो पढ़ लिख के बेकार घूम रहे हैं। हम भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। मुझे आए दिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे यूथ के फोन आते हैं, एमएससीज, बीएड्स, एमएड्स, और वो 5 से 10 हजार की नौकरियां भी करने के लिए तैयार हो जाए। और मैं इसमें एडअप करूंगा कि गवर्नमेंट ने एक नारा दिया था आज से 10 साल पहले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब हम प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, हमारे ऊपर इतनी एनओसी थोप दी गई हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ पे है। हम इतने, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ट्रेजरर भी हूँ और 4-5 हजार स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हमारे साथ चलते हैं और हम हजारों टीचर्स को जॉब देते हैं, लेकिन हमें प्राइवेट स्कूल चलाने में इतनी बाधाएं पैदा की जाती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और साथ में मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, नौकरियां 2 सेक्टर से निकलती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑलमोस्ट नौकरियां खत्म हो चुकी हैं या बहुत कम है, क्योंकि हमने देखा होगा पिछले कई सालों से जेएंडके में कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आई नई नौकरियों। और स्मॉल स्केल और ये जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वही कुछ नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में दे सकती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में नो पेंशन स्कीम पास की थी, जो कि बाद में लागू भी हो गई। इसलिए गवर्नमेंट जो है अब एडहॉक वर्कर्स को डेली वेजेस पर यूज कर रही है ताकि पेंशन से वो बच जाए। तो मेरा कुछ सुझाव है कि, और साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से न सिर्फ टेररिज्म बढ़ रहा है, बल्कि ड्रग कल्चर बहुत बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मेनेस है हमारे जेएंडके के लिए। ड्रग कल्चर घर घर तक पहुंच गई है, छोटे छोटे बच्चों में, स्कूल कॉलेजेस में पहुंच गई है। ये बहुत एक खतरनाक बात हमारे जेएंडके में हो रही है।
पहले पंजाब में थी, अब J&K भी इससे मुलविस हो गया। तो मेरी कुछ सजेशंस हैं कि इसमें फ्री बीज को खत्म किया जाए, गारंटीज को खत्म किया जाए और मनरेगा जैसी स्कीम्स को खत्म किया जाए और MSME खोले जाएं, लो इंटरेस्ट फैक्ट्रीज खोली जाएं। जैसे जापान और चाइना में घर घर में सामान बनता है, वैसे यहाँ भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाएं जिसमें लोगों को, यूथ को लो इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए ताकि वो अपना कुछ कारोबार कर सके। अब देखिए, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं या कुछ और कंट्रीज है जहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, जो कि भारत में नहीं है। भारत में भी ये पॉसिबल हो सकता है। मैं फिर से कहूंगा, अगर फ्री बीज और ये गारंटीज वाली पॉलिसी बंद कर दी जाए, ये बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, मतलब हद कर दिए इन्होंने। और ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो इसको प्रॉपर यूज करें, या तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि हमारे यूथ को नौकरियां मिले, और या फिर उनको अलाउंस दिया जाए, ठीक बात है, जो कि वो दे सकते हैं। अगर फ्री बीज और ये गारंटीज की पॉलिसी जो है इसको खत्म किया जाए, मेरी इसकी सबमिशन है। धन्यवाद जी जरूर। बड़ी महत्वपूर्ण बातें दोनों वक्ताओं ने कही। कांग्रेस के नेता ने जो बातें कही वो भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशनिस्ट के रूप में संजीव लूथरा कह रहे हैं कि भाई फ्री ब्रीज रेवड़ियाँ बांटी है, MSME डेवलप नहीं करेंगे, लोग परेशान हैं। और सबसे जो खतरनाक बात यह है, आतंकवाद तो बढ़ ही रहा है, ड्रग, नशीली दवाएं, इनका प्रयोग बहुत भयंकर हो गया है पंजाब के बाद जम्मू और कश्मीर में। तो ये बहुत चिंताजनक है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन लौट कर आएंगे तो फिर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी का चुनावी मुद्दा क्या बनेगा, कुछ होने वाला है, नहीं होगा, इस पर चर्चा हम करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर जहां चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग है, जम्मू कश्मीर में 2 चरणों की वोटिंग हो गई, आज दूसरे चरण की वोटिंग थी। तो क्या इन राज्यों में बेरोजगारी चुनावी मुद्दा बन रहा है क्या? यही मंथन में बड़ा सवाल। सीधे रुख करेंगे महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, हरियाणा की बात करें चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जो बेरोजगारी को लेकर बात हो रही है, राहुल गांधी भी कह रहे थे कि भाई आप अगर गरीब हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको जॉब नहीं मिलेंगे। और अभी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता ने एक तस्वीर दिखाई, फिर एजुकेशनिस्ट के रूप में संजीव लूथरा ने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। महेंद्र सिंह बोले, इससे पहले एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव केरनी हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर टाइम्स के संपादक, जम्मू कश्मीर से। बहुत स्वागत संजीव भाई। महेंद्र सिंह, आप अपनी बात रखिए। जी दुर्गेश जी, दरअसल बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर इस पर बात हो रही थी, और स्टेट्स को लेकर के मुद्दा तो है ही बेरोजगारी का मुद्दा। आज जो आंकड़े आए हैं जो NSSO के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि कुछ टाइम पीरियड में, जून तक के आंकड़े हैं, जिसमें कि बेरोजगारी दर थोड़ी कम हुई है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। हो सकता है उस पीरियड के दौरान थोड़ा सा सुधार हुआ हो, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है जो बेरोजगारी के उसमें है कि जो बिल्कुल जिन राज्यों में पढ़े लिखे लोग कम हैं वहां बेरोजगारी दर कम है, और जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, यानी जो उनके पास हायर डिग्रीज हैं, वहां बेरोजगारी दर ज्यादा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो लेबर है बिल्कुल उसको थोड़ा बहुत काम मिल जाता है। और नापने का एक तरीका इन लोगों का अलग है कि आप हफ्ते में 1 दिन का काम मिल जाए तो आप फिर बेरोजगार नहीं है, इस तरीके से कुछ गणना करते हैं। और परमानेंट जॉब वगैरह का मामला नहीं है इसमें। ये भी मुझे लग रहा है कि एजेंसियां भी चुनाव अपना देखती रहती हैं, उसके तहत हवा पानी बनाती रहती हैं। अब इसमें भी दिक्कत है।
एजेंसियां तो खैर ये तो सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के मंत्रालय हैं और सरकार की एजेंसियां हैं, वो तो जारी करेंगे ही समय के हिसाब से अपने देखते हुए। और लेकिन अभी जम्मू कश्मीर पहले दूसरे नंबर पे हुआ करता था बेरोजगारी में, अभी जो आंकड़ा जारी हुआ उसमें टॉप 10 में कहीं नहीं है। मतलब बेरोजगारी इन खत्म हो आंकड़ों के गई, हिसाब से खत्म हो गई। कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो बेरोजगारी, अब पढ़े लिखे लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, उनको नौकरी देने में सारे राज्य विफल हैं। जहां लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ आपको बेरोजगारी दर कम दिखेगी। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ज्यादातर जो लेबर है वो तमाम जगहों पे जाता है, माइग्रेट करता है, दूसरे प्रदेशों में भी जाता है, तमाम जगहों पर। और तो इस फार्मूले के हिसाब से सब कुछ अच्छी पिक्चर दिख रही है, लेकिन हकीकत में ऐसी पिक्चर नहीं है। एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो चुका है। रिटेल सेक्टर जो है, जो दुकानें हैं जो दो दो चार चार लोगों को जॉब देते हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं। एक आंकड़ा आज ही अभी टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स में खबर थी कि क्रेडिट कार्ड के जो डिफॉल्ट हो रहे हैं, जो पेमेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं लोग। क्रेडिट कार्ड का बढ़ गया है चलन, ऋण जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, लोग ज्यादा ऋण पे जा रहे हैं, लोन पे जा रहे हैं, रीपेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो दर्शाता है कि हालात उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे एजेंसियां दिखा रही हैं कि 2% 3% बेरोजगार। मध्य प्रदेश टॉप पे है जहां रोजगार ही रोजगार है। इस तरीके से लगता है कि 3% 4% क्या है बेरोजगारी दर, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये 3-4% ये सिर्फ आंकड़े हैं। जिन आंकड़ों के आधार पर भी ये आंकड़े बनाए गए हैं वो भी ऐसा लगता है कि बहुत सही दिखते नहीं है। एक सर्वे करके बनाया होगा लेकिन बहुत अच्छे से दिखते नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाइए, रिटेल सेक्टर से बात करिए, किसी भी दुकानदार से बात करिए, वो कहेगा बिजनेस बहुत मंदा चल रहा है, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। जब सबके धंधे मंदे चल रहे हैं तो फिर रोजगार मिल कहाँ रहा है? कहाँ पर ऐसा? जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, कितने सालों से भर्तियां नहीं हुई हैं, जो कि रेलवे हो या बैंक सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, या तमाम एसएससी के जॉब से बहुत सारे वो सब बंद पड़े। टीचिंग जॉब हैं वो भी नहीं है। स्कूलों में हालात देखिए, कहीं एक टीचर है, कहीं 2 टीचर है, वो चल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकल, जो जमीन पर जो दिखता है, उससे आंकड़े कहीं मेल नहीं खाते। और इसलिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि कन्विंस अब वोटर किससे होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं, जो प्रदेश जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां के हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है कि वहां पर बेरोजगारी दूर हो गई हो, वहां पर वो सारी चीजें फुलफिल कर दी हो कांग्रेस ने, जो कश्मीर में भी वादा कर रही, या बीजेपी ने जो दूसरे स्टेट्स में पूरा कर दिया और वहां जाकर वो वादा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। दोनों जगहों पर, दोनों पार्टियों, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनकी तमाम जगहों पे सरकारें हैं, और उन सरकारों के अगर आंकड़े देखेंगे तो बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है। वो जो कश्मीर में या हरियाणा में जो प्रॉमिस कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कहीं दूसरे देश की पार्टियां आई हैं और वो वादे कर रही हैं। आप दूसरे जगहों पर जब आपकी सरकारें हैं, वहां क्या वो वादे आपने कर दिए हैं क्या पूरे? वो वादे तो पूरे किए नहीं शिवसेन है। शाह कांग्रेस के नेता हंस रहे हैं, उनको लग रहा हो कि ये कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में महेंद्र सिंह निशाना लगा रहे हैं। बोलिए जनरली ओवरऑल बात तो ऐसे जी। जी महेंद्र सिंह कंप्लीट करिए, फिर मैं संजीव केरनी के पास जाऊंगा। जी, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां पर भी चुनाव हो रहा, और निश्चित तौर पर वोटर जो है इस पर काम करेगा। लोकसभा में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था और इसी वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई। एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा अनएम्प्लॉयमेंट का, और इसीलिए कश्मीर और हरियाणा में इस तरीके के अभी टर्नआउट आ रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोग नाराज महेंद्र हैं। सिंह, यूपी में लोकसभा चुनाव जब देश में हुआ और यूपी में जैसे ही वोट पड़ने शुरू हुए दूसरे चरण से, तो हम और आपने तमाम डिबेट की थी यूपी में, और हम लोग दूसरे चरण से हर डिबेट में लगभग कहने लगे थे कि बेरोजगारों का बवंडर बूथ पर भारी पड़ रहा बीजेपी को। ये शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे कि बेरोजगारों का बवंडर बूथों पर उठ रहा है, और वो अंत में आया कि बीजेपी श्रिंक कर गई यूपी में।
बिल्कुल ये मुद्दा था और हम सब लोगों को दिख रहा था, जो ग्राउंड पे थे उनको दिख रहा था। आज अभी अगर कश्मीर में बात की जाए तो कश्मीर में बीजेपी ही शासन में, वो चाहे केंद्र की तरफ से शासन हो, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वहां पर कुछ ऐसा किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो वो अगर वहां पर नहीं कर पाए तो एक तरीके से अब जो वादा अगर कर रहे हैं तो वो उस पर शायद कोई यकीन ना करे। या हरियाणा में भी जैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, उसके बावजूद अगर वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जो है कम नहीं हुआ, छोटा नहीं, नहीं हरियाणा हुआ में है। तो वो बात ही नहीं कर रहे अपनी सरकार पे। वो करें, कांग्रेस भ्रष्टतम पार्टी है, कांग्रेस भ्रष्टतम पार्टी है, नक्सलवादी है, आतंकवादी है, ये बातें कर रहे हैं। वो इस चक्कर ही में नहीं है, अपना काम बताना ही नहीं चाहते। वो गोल कर दिया उन्होंने खट्टर और सैनी में गालमेल कर दिया है। जी, और तमाम जो मंत्री हैं या जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका विरोध भी हो रहा है तमाम जगहों पर, लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। आप बहुत नफासत से इस बात को कह रहे हैं, मैं बहुत ठेठ शब्दों में कह रहा हूं, वो खदेड़े और दौड़ाए जा रहे हैं। जी, तो ये अब इस बार देखना होगा। हालांकि जो उम्मीद थी कि कम से कम श्रीनगर में बढ़ेगा मतदान, वो बढ़ा नहीं मतदान। पिछले जो चुनाव थे उनसे भी थोड़ा कम है पूरे ओवरऑल। तो अब इससे आगे आने वाले चरण में देखना होगा कि कितना मतदान रहता है, कैसा रहता है। लेकिन ये आज आप मुद्दा बेरोजगारी का है, ये निश्चित तौर पर इम्पैक्ट तो डालेगा। ठीक है, संजीव केरनी की तरफ रुख करते। संजीव केरनी, जम्मू कश्मीर में 2 चरणों का चुनाव हो गया है, तीसरा चरण बाकी है। अभी महेंद्र सिंह ने जिस एजेंसी की बात की, सरकारी एजेंसी का सर्वे है, आज ही वो सर्वे आम हुआ है। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर टॉप 10 में भी बेरोजगारी में नहीं, मतलब 10 स्टेट जो बेरोजगारी वाले टॉप पर हैं जहाँ बेरोजगारी, उसमें भी नहीं। जबकि अभी मलिक जहूर अभी कल ही के कार्यक्रम में कह रहे थे कि एक दो नंबर पर रहता ही जम्मू कश्मीर। तो आज जहूर साहब को हमने आमंत्रित किया था, मुझे लगता है वो सर्वे वर्वे देख कर आज आए नहीं, उन्होंने छोड़ा कि हटाओ, कौन बवंडर में पड़े, छोड़ो, मुक्ति दो। संजीव केरनी जी, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही। मैं कहना चाहूंगा जी, सुन रहे हैं ना आप मेरे को? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। महेंद्र सिंह जी ने कहा पढ़े लिखे लोगों की बात, तो मैं इससे एक किस्सा जोड़ना चाहता हूं। जब हम लोग छोटे थे ना जी, तो हमारी माता जी कहती थी, बच्चे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। जी, आज उलट हो गया है। आज बच्चे कहते हैं पापा खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। जैसे आज बेरोजगार हो रहा है, तो बच्चों को पूछो, कहते हैं सचिन तेंदुलकर 10वीं तक पढ़े थे, विराट कोहली 12वीं तक पढ़े थे, वो देखिए आज हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। तो ये बातें आप देखेंगे तो यहां से फिर हंसी भी आती है। और पॉलिटिकल पार्टी का जो सिनेरियो हम देखते हैं, पहले तो मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात, जो आरओ के ऑफिस में हम लोग नामांकन के लिए जाते हैं ना, वहां एक क्लास होना चाहिए, रोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। कोई भी पार्टी जो है उसके मैनिफेस्टो में ये रोप प्रत्यारोप, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है उनका। और जबकि सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान में यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए। आप देखिए, पहले इतनी बेरोजगारी थी, कोरोना काल के बाद वो डबल ट्रबल हो गई है। मैं अखबार से जुड़ा आदमी हूं, मैं देखता हूं हमारे वितरक समाज में पहले इतना अच्छा था, लोग कहते थे कि हम लोग सुबह सुबह अपना काम करते हैं, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 4-5 हजार हमारा बन जाता है। आज वो वितरक समाज, मतलब आप कह सकते हैं कि खत्म होने के कगार पे है। उनका भी रोजगार जाता रहा। जो बेचारे, मतलब आप मान लो कि सुबह 4 बजे उठ के अपना धंधा शुरू कर देते थे, अपनी कार्रवाई शुरू कर देते थे समाज के लोग, आज वो भी खत्म है कि गवर्नमेंट ने उनको कह दिया जी अब जो प्रिंट मीडिया का दौर खत्म हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें गवर्नमेंट को अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। जैसे अभी आप बताएं कि पार्टियों के मैनिफेस्टो निकले, उसमें कभी किसी पार्टी ने कहा कि हम बेरोजगारों के लिए इतना लोन, इतना वो देते हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को इतना लोन दिया जाए, अपना छोटा धंधा शुरू कर ले, कारखाना कुछ भी लगा ले। ऐसा कुछ भी उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। क्या है? सिर्फ रोप प्रत्यारोप। कांग्रेस ने आतंकवाद फैलाया, वो कहते हैं जी उन्होंने ये किया, दामाद को ये बनाया। तो इसके अलावा भी तो कुछ बातें हैं ना। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। जो छोटे छोटे लोग अपना काम करते थे, आपने उनको भी किसी टैक्स के तहत दबा दिया, किसी की प्रॉपर्टी के टैक्स के तहत, किसी तरीके से आप उनको भी खत्म कर रहे थे।
मुझे तो समझ नहीं आता ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी अभी मैं आज एक बहुत छोटे से व्यापारी से बात करा जिसकी एक दुकान है और वो पॉलीथीन जो है उसको सेल करते हैं। तो हमने कहा भाई कैसा कारोबार चल रहा है, बड़ा मद्दा चल रहा। तो दूसरे साथी कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, व्यापारी पर अब इस समय जरा उसको नियम कायदे में बांध दिया गया, इसलिए व्यापारी कह रहा है उसका मामला ठीक नहीं। तो एक अच्छी खासी बहस शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर तीसरे व्यापारी जब इस चर्चा में शामिल हुए तो उन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया, वर्चुअली उन्होंने गालियां दी और कहा कि भाई बर्बाद करके रख दिया, हम लोग खाने को हो गए हैं, सबसे बड़ा चोर व्यापारी ही दिख रहा है, केवल देश में 4-5 लोगों को ही व्यापार अब करने को मिलेगा, हम लोग तो कर ही नहीं सकते, छुट्टी। एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताई उन्होंने। हम और आप पत्रकार साथी या पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि गवर्नमेंट की जो नीतियां उससे एमएसएमई खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जब हमारा जो पॉलिथीन वाला है ना उसको भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड करके आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, कह भैया इसको भी रजिस्टर्ड करो, अब इसके भी आंकड़े भेजे जा रहे हैं। हमारे आप कहते रहो, आपको वही लिस्ट दिखाई जाएगी, देखो इतने एमएसएमई सरसब्ज हो गए, इतने एमएसएमई सरसब्ज हो गए, हम और आप चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग फेस ही नहीं कर पाएंगे। ये वाली स्थितियां हैं संजीव किरनी। हालात ये हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। आप किसी व्यापारी वर्ग के आदमी से बात करोगे ना, वो कहेगा अभी पितृपक्ष चल रहा है, काम मंदा हो गया। अब कारोबार क्या रहा है, दरबार मुंह पे थोड़े से लोग आते थे, वो धंधा चलता था, या फिर ये शादियों का सीजन आ गया तो थोड़ा दुकानदारों का, कारोबारियों का काम चलता है। उसके अलावा वो कहते हैं हम पूरा साल ऐसे बैठे रहते हैं और हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, वो कारोबार का सिस्टम तो रहा ही नहीं। अब देखिए बात रोजगार से शुरू हुई, कारोबार तक आ गई। अब बेरोजगारी और कारोबारी भी बेरोजगार हो रहा है, और जो यूथ है वो तो मतलब बेरोजगार हो ही रहा है। यूथ को तो कारोबार देना तो दूर की बात, जो कर रहे थे उनके भी खत्म किए जा रहे हैं ना, जिनके पास रोजगार थे उनके भी खत्म हो रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। सिप्टेन शाह की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं। आप लोगों ने बड़ी मुराद से इस बार लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। संजीव किरनी का सवाल बड़ा वाजिब है। राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि भाई गरीब को नौकरी नहीं मिलती, लोन नहीं मिलता, बैंक ये नहीं करता, वो नहीं करता। आप लोगों ने, कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने नेतृत्व को ये कहा है कि क्या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? सिप्टेन शाह, देखिए जहां अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, मैं पहले इस फैक्ट से स्टार्ट करूंगा 2014 तक, 2014 तब तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% थी। ठीक है, 2024 सितंबर का डेटा है, 2024 13 सितंबर टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया हुआ है, तो वहां दिखा रहा है 46%। ये कहाँ का डेटा बता रहे? जम्मू कश्मीर का? जी, ये जम्मू कश्मीर का है। 46% बेरोजगारी है, जो 6% थी आज के टाइम में 46%, और 2014 जो हमारी गवर्नमेंट थी तो 6.1%। अब देखिए कितना आगे आगे। ये इनने केरनी जी ने एक बात सच बोली, वो तो दूर की बात है। महेंद्र सिंह जिस डेटा की बात करें उसमें तो कहीं दूर दूर तक आई नहीं। आपके यहाँ तो बिल्कुल रोजगार लहलहा रहा है, आप लोग मौज काट रहे हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों के लोग। नहीं, यहाँ देखो एक चीज है, जम्मू एंड कश्मीर एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, तो ये कि कोई स्टेट वाली बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसका हमारा बॉर्डर चाइना के साथ है, टॉप वाला साइड जिसको हम आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, उसका अफगानिस्तान के साथ मिलता है और पाकिस्तान। यहाँ फैक्ट ऑफ पॉइंट पहली बात यह है, जितना यहाँ लोग खुशी से रहेंगे, खुशी से दिल्ली के साथ रहेंगे, उतना पूरे देश को फायदा है। यहाँ लोगों को इनके जो अभी मैं देख रहा हूँ तसल्ली हो गई है। मैंने इससे पहले बोला जिसको तसल्ली होती है वो कंप्लेंट नहीं करता है। अब देखो कांग्रेस की छोटी सी पॉलिसी में आपको बता दूंगा। मनमोहन सिंह जी ने जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक नरेगा, आपको पता होगा सबको, जम्मू वालों को एक स्कीम थी जी, उसमें सभी युवा जो अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड हो जाते थे, काम भी करते थे, मेहनत भी उनकी आती थी, पैसा भी आता था, और प्लस उनके एरिया में सड़कें भी बनती थी। मतलब 3 in 1 था ये। अब ये भी उन्होंने पिछली बार पार्लियामेंट में खा गए, उसका नाम चेंज किया, वो तो है ही नहीं, वो नरेगा कुछ भी, अगर कोई दूसरा नाम भी रखा होता, लेकिन वो कोई है ही नहीं कहीं पे। अब खुद देख लीजिए, मनरेगा है, पता नहीं आप लोग यहाँ गायब कर दी होगी, लेकिन मनरेगा के नाम से वो चला रहे हैं कहीं ना कहीं।
नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इन आज के टाइम पे कुछ है ही नहीं, वो बेचारे सारे तो बेकार काम बैठे नहीं हैं। हो रहा, इनएक्टिव है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सब, हाँ। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताऊंगा, यहाँ जो सैंड, जिसको हम रेत बोलते हैं, रेत निकालते हैं सिंध से, दरियाओं से। तो अब जो दरियाओं के आसपास रहते हैं वो पूरे गरीब तबके हैं, मतलब लोएस्ट क्लास है वो, उनके पास अपनी वो ट्रकें शक होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन रॉयल्टी बेसिस। मतलब उनको, उनका काम बंद करके बाहर वाले कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं। ये इंसाफ कहाँ का है? मैं, ये चीजें इंसान को पागल करती है। मतलब अपना, हम यहाँ इसको लैंग्वेज में रिजिक बोलते हैं, अपना काम जिसे घर चलता है उससे छीना और बाहर वाले को देना। 370, आप छोड़ो, वो दूर की बात है। देखो, जब आप किसी को कल पहले रोजगार दोगे, पहले वो जिएगा। रोटी कपड़ा मकान, ये तो हम पास्ट में आ गए। जब उसके पास रोटी कपड़ा मकान होगा तभी तो सियासत हो सकती है, तभी तो हमारी पार्टी भी चलेगी, बीजेपी भी चलेगी, हम यहाँ डिबेट करेंगे। जब रोजगार उसके बेचारे के पास रिजिक ही नहीं होगा तो वो मर जाएगा ना। तो फिर किस पे सियासत हम करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे? तो आप देखो ना खुद ही डेटा 2014, मतलब मैं, ये पॉइंट आप लिख लो एज अ कॉमन पर्सन मेरे से, 6.1% 2014 में, और आज के टाइम में 46, 2024 की 46%। और एक बात बताऊंगा मैं, क्रूड ऑयल प्राइस 2014 में, उस साल फाइनेंशियल ईयर में $98 एक बैरल था, ठीक है। और मनमोहन सिंह जी हमें उस टाइम $98 पर बैरल जो प्राइस था, हमें 1 लीटर पेट्रोल का 55-60 रुपीज में मिलता था, 55 रुपीज में मैंने डाला हुआ है। आज वही बैरल आपको मिलता है 78 अराउंड डॉलर्स पे, 75 to 70, इनफ्लेट आगे ऊपर नीचे होता रहता है। और आज के टाइम में देखिए पेट्रोल की कीमत कहाँ पे। अब कितने इंसान को फैक्चुअल पोजीशंस अरे उस बताएगा? पैसे से देश का निर्माण कर रहे हैं वो लोग भाई, सिप्तैन साहब। नहीं, देश मैं का तो कह रहा हूँ निर्माण ये कर रहे हैं, देश को सड़कें पूरा बना रहे खत्म हैं। कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में आप लोगों के लिए सड़कें बना रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई वो। देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे पास इससे पहले जो स्कॉर्पियो थी 2014 मॉडल थी, ठीक है। आज के टाइम में मैं दिल्ली रहता हूँ तो 10 साल का वहां को मामला है, तो नई लेनी पड़ी। ना मुझे उस गाड़ी में कोई नई सड़कें दिखी, ना मुझे इस गाड़ी में कोई नई सड़कें दिख रही है। इवन मुझे लगता है वो गड्ढे ज्यादा हो गए, तो मुझे लगता है इस गाड़ी में भी नुकसान ज्यादा आ जाएगा। कुछ भी नहीं है नया। मैं तो कहता हूँ, देखो, पानी तो हमारा अपना है, नेचुरल है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, ग्लेशियर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमारा वो ग्लेशियर का पानी नहरों से आता है, वही फिल्टर करके हमारे नलों में आ जाता है। अब तो ये, अब बात डिपार्टमेंट, जो बिजली वाटर डिपार्टमेंट है उसमें ये बात आने लगी, अब पावर इसमें भी मीटर लग जाएंगे, पानी में भी। मतलब कम से कम ये तो गुनाह नहीं है ना? ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जुल्म यही है। जब आप किसी कौम को, किसी देश को, किसी जो भी एक हम कबीला, ट्राइब कहते हैं, जब आप उसको ऐसे ही क्रश करोगे, वो तो आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देगा। वो तो पाकिस्तान को बोलेगा तुम दफा हो जाओ, साइड पे, तो हम खुद लड़ेंगे इनके साथ। वहां कोई बात नहीं, वहां टेररिज्म मतलब कुछ, अपने हक की बात आएगी, रोजगार की बात आएगी। हमें पहले जिंदा रहना है, पहले तो उसके लिए तो फिर इस्लाम, हिंदू, बाकी वो तो बात की बात है। पहले जब सांस ही नहीं चढ़ेगी, कुछ अंदर जाएगा ही नहीं पेट में। तो ये देश को ले रहा है टुकड़े करने के लिए। देखो, कांड ये काले काम खुद करते हैं और कहते हैं इसने किया, कांग्रेस ने किया। मुझे अब एक बात और साथ में बताओ, ये कहते हैं कांग्रेस वाले टेरर सपोर्टिव है, ठीक है, मैंने मान ली बात, फॉर 1 मिनट के लिए मैं बात एक्सेप्ट करता हूं। बट मुझे बताइए, इस देश की जो बड़ी एजेंसी है, रॉ जिसको बोलते हैं, वो किसने बनाई थी? वो सेटअप इंदिरा गांधी ने जी की थी। आईबी किसने बनाई थी उसी टाइम? इंदिरा गांधी जी ने। जब हम इसके खिलाफ है, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, तो हम कहां से, हम ही टेररिस्ट, हम टेररिस्ट सपोर्ट हुए। अब मैं आपको इसका एक पॉइंट बताऊंगा। हमारा जो पाकिस्तान देश है वो नेबर हमारा है, नेबर कभी बदला ही नहीं जा सकते हैं। अगर मोदी जी बदला चेंज कर सकते हैं, जाके करिए, हम तमाशा देखेंगे, हम भी आजाद हो जाएंगे इस मुसीबत से। और जम्मू वाली साथ में, हाँ, ऐसी पॉलिसी करनी है जो वहां भी अब मुसीबत ना रहे ना, यहाँ रहनी चाहिए। और मैं आपको एक बात खून से लिख के देता हूँ, यहाँ का कोई भी जो एक आदमी है ना, वो है ना पाकिस्तान के साथ ना टेररिज्म के साथ है। जब उसको ये चीजें फिर, मतलब वो फोर्स हो जाती है ना, आपका जो रिजिक होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, तंग करेंगे, एफआईआर होंगे, तुम बात नहीं कर पाओगे, वो मजबूर होता है, नहीं जी मैं अपनी वो दिल का दर्द में वैसे निकाल लूंगा। तो आपकी पार्टी, ठीक है, मैं दर्द तो हम लोग को थोड़ा बहुत पता भी रहता है, और आप बहुत गहराई से चीज़ों को बता रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी कुछ दवा इसके लिए सोच रही है कि केवल लोगों को सेंटिमेंटल
मतलब एक तरीके सेंटिमेंटल करके आप भी वोट लेकर बैठने जा रहे हो सत्ता में, जब अगर जनता चाहेगी वहाँ की तो। मतलब कुछ कोई प्लान है वहाँ की कश्मीरियों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए? इसका चीज का सोल्यूशन है मोहब्बत की दुकान, जो राहुल जी ने बोली। मैं खुद आज, मैं 13 साल पॉलिटिक्स में हो गए, बस जो मेरी आंखें इस टाइम खुली जब मैं ग्राउंड पे पूरा देख रहा हूँ, चांदनी चौक में मैं अभी इंचार्ज हूँ, डिस्ट्रिक्ट पूरा देख रहा हूँ और अपनी कंस्टिट्यूंसी देख रहा था अभी इलेक्शन में। मैं कहता हूँ जो प्यार में ताकत है ना, वो किसी पैसे में भी नहीं है। सिंपल सी बात है। तुम प्यार से कुछ, मतलब प्यार से बताओगे ना आराम से, लीजिए यहाँ ये करेंगे, ऐसा ये करेंगे, लोग जान दे देंगे। अब आप बताओगे लोगों को मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर ऐसा नहीं किया, मुस्लिम सब चोर है, वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से रिएक्ट करोगे ना, वहां से उल्टी रिएक्शन आएगी। ये तो वो बड़ा हमारा वो लॉ भी है कि फिजिक्स का। ठीक है। अब चूंकि मेरे पास वक्त नहीं ज़्यादा, एक छोटा सा कमेंट मैं लूथरा साहब के पास जाऊँ। संजीव लूथरा, शिक्षा एक ऐसी रोशनी प्रदान करती है इंसान को, जो बहुत भटके हुए लोग भी शिक्षा, अगर शिक्षित हैं तो कहीं ना कहीं वापस धारा में लौट कर आते हैं। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं। क्या बेहतर किया जाए? सरकार क्या करे? जो भी सरकार नहीं आए वो क्या करे, बहुत कम शब्दों में? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि जो सरकार ने पहले एक वादा दिया था, ईज ऑफ डूइंग वर्क, अगर उस पर गवर्नमेंट स्टिक, तो आज बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर में अच्छा हो जाता और बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है काफी कम हो जाता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम प्राइवेट स्कूल्स वाले काफी टीचर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, प्राइवेट जॉब देते हैं। हमें स्कूल चलाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हमें समझ नहीं आती हम अपने स्कूल चलाएं, एकेडमिक्स को सुधारें, या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएं एनओसी देने के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग वर्क कहाँ है सरकार, जो इन्होंने 10 साल पहले वादा किया? तो इस जो बाधाएं, जो प्रॉब्लम हमको आ रही है, वो बाकी फिर सेक्टर पे भी आती होंगी जी, वो भी हमारी तरह परेशान होंगे। ठीक बात है, ठीक बात। संजीव किरनी, क्या सलाह देना चाहेंगे नई सरकार जिसकी भी बनेगी, उसको वो क्या करे? देखिए, मेरा ये कहना है और ये मानना है, आप हर किसी को सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते हो। आप यहाँ पे युवाओं के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम सुनते थे कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली दौरे पे हैं, बॉम्बे दौरे में हैं, बाहर वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को कह रहे हैं कि आप हमारे जम्मू कश्मीर में आइए, आप अपना यहाँ पे बिजनेस का सेटअप बनाइए ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो ये सब जो है, मैं कहता हूँ, अब आप मान लीजिए हमारे यहाँ हाइडल पावर प्रोजेक्ट चलते हैं, उसके नाम पर बाहर से स्किल लेबर के नाम से बाहर से लेबर मंगा ली जाती है। यहाँ के नौजवानों को फिर जो लेबर करने वाले लोग हैं वो फिर से बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से स्किल लेबर के नाम से लेबर आके यहाँ काम करती है। तो ये मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पे जैसे बाहर आप दिल्ली, बॉम्बे, जैसे पहले यहाँ टूरिज्म वाले लोग जाते थे, वहां पे मेला लगाते थे कि आप हमारे जम्मू कश्मीर में आइए, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, वहां आप कारोबार शुरू करिए ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। तो ये सब करके अपने मैनिफेस्टो में ये डालना चाहिए था, ना कि आपने ये डालना चाहिए था कि हम ये कर दें कि वो दामाद पर ससुर है तो वो सास दामाद, ये सब छोड़ के आपको बेसिक मुद्दों पे, जो अवाम की जमीनी सत्ता पे जो मुश्किल आते हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनके विषय में बात करनी चाहिए। आप ये लेके आ जाते हो, मतलब लोगों को दूसरी तरफ लगाए रखो, मुद्दे पे मत आने दो, आपका ये मोटिव रहता है। यही दिक्कत है संजीव किरनी, दिक्कत यही पॉलिटिकल पार्टी। महेंद्र सिंह, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। जी, दरअसल सरकारों का और प्रशासन का भी अप्रोच ये है, जैसे अभी बता रहे थे कि स्कूल चलाते और एनओसी लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम एजुकेशन को ध्यान दें, एकेडमिक्स को, या वहाँ पर। तो रेड टेपिज्म जो है अभी एक्चुअल में खत्म नहीं हुई है, और यही वजह है कि जो एमएसएमई सेक्टर जो पीछे की तरफ जा रहा है, अगर कोई युवा आज रोजगार करना चाहे, अपना कुछ सेटअप लगाना चाहे, तो वो उसको जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी ये देखती है कि इससे कैसे घूस ली जाए, इसको कैसे डिस्करेज किया जाए, क्योंकि अभी उनका एटीट्यूड जो है वो प्रो पब्लिक नहीं है।
उनका एटीट्यूड वही अधिकारी वाला है, वही हम राजा हैं उस तरीके का। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि कुछ इस तरीके के इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाए पूरे देश के लिए ये, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर रीढ़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो वो एक है। और एक छोटा सा कमेंट जो आप एमएसएमई कह रहे थे, कभी भी आप नीति आयोग की साइट पर जाइए और आप कुछ ना करते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, वहां पर आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट आ जाएगा। वहां आपको कुछ नहीं, आपका पैन कार्ड नंबर लगेगा। तो इस तरीके के भी एमएसएमई तैयार किए गए हैं सर्टिफिकेट दे करके कि एमएसएमई बहुत सारा फैल रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इस पे सुधार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह, संजीव किरनी जी, संजीव लूथरा, सिप्टेन साहब, बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को बड़े धैर्य के साथ में सुना और मेरे साथ जुड़े रहे। रोजगार बड़ी समस्या है। इन हाल के 2-3-4 दिनों के चुनाव के दौरान जो हमने चर्चा की, चाहे हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, बहुत सारी परतें निकल कर आईं जो दर्द दिल्ली तक पहुंचता ही नहीं है। और मैं अपने जैसे पत्रकारों को भी इसका जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि हम दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर को देखते हैं और बगल के हरियाणा की समस्या भी नहीं देख पाते हैं, और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो मीडिया को भी हम बहुत सारे लोगों को नसीहत देते हैं, सरकारें ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। मीडिया भी कुछ अपने आप को बदल ले, जनता के लिए काम कर ले, तो मुझे लगता है थोड़ा सुधार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।